जय हिंद दोस्तों। तो इसमें आज का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है अनुच्छेद 244 का ए। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 ए को लागू करने का वादा किया था। संविधान का अनुच्छेद 244 ए क्या है उसको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 244 ए को 22वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? तो 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की छठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244 में अंतर। संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244 ए में अंतर क्या है उसको देखते हैं लोग। छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद हैं। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं, वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244 ए जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। उसके बाद अगला न्यूज है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया था? तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है। भारत का स्टार्टअप क्या हुआ है? तो धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। यानी कि भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उनमें 2017 के बाद पहली बार गिरावट देखी गई है। मुख्य बिंदु वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी। वर्ष 2023 में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी थी? तो 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से एक कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में भारत यूनिकॉर्न में कौन सा स्थान रखता है? तो तीसरा स्थान रखता है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष यानी कि प्रथम स्थान पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। उसके बाद ये नोट देखते हैं लोग। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है। यूनिकॉर्न क्या होता है? तो वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब होता है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। उसके बाद अगला न्यूज है भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में भी 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार, यह जो रिपोर्ट है नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार का रिपोर्ट के अनुसार है। उसके बाद है आंकड़े को देखते हैं लोग। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है फरवरी 2024 तक। यह रिपोर्ट फरवरी 2024 तक है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ा है। कितने गुना बढ़ा है? तो 30 गुने बढ़ा है और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई है। स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? तो 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास से 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो से 46.92 गीगावाट
अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य। भारत 2030 तक 500 गीगावाट 2030 तक के कितने गीगावाट 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष से 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन तक के कम करना है, तो 1 बिलियन टन तक कम करना है। उसके बाद है अगला न्यूज, भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्रे। भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्रे 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के आंकड़े का भी प्रयोग किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु देखते हैं लोग। भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013-14 में 29.17% से घटाकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है, तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे, यानी कि बिहार दूसरा स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरा स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसके बाद अगला न्यूज है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आधार पर तैयार की गई थी और इसके आयाम क्या थे, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85 से 2019-21 में 14.96% हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें, 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष से 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.066 हो गई है। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। और अब देखते हैं लोग राज्य का प्रदर्शन। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश में है। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेजी कमी कहाँ देखी गई है, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। नोट देखते हैं लोग, नोट में क्या दिया हुआ है, तो केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। इसमें सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। उसके बाद है अगला न्यूज, चुनावी बॉन्ड। अगला न्यूज का नाम क्या है, चुनावी बॉन्ड। उसको देखते हैं लोग।
यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है। यह कैसा साधन है? तो यह एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। चुनावी बॉन्ड को कब लॉन्च किया गया था? तो 2018 में। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19A में निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब इसके बारे में देखते हैं लोग चुनावी बॉन्ड के बारे में। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1,000, 10,000 और 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। इस पर दाता का यानी कि जो देता था उसका नाम नहीं होता था। 15 दिनों की इसकी अवधि होती थी। समय अवधि कितने दिनों के लिए होती थी? तो 15 दिनों की। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान दिया गया था। इस योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। उसके बाद अगला न्यूज का नाम है CMS COP 14। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई। और इसका नारा यानी कि स्लोगन क्या था? तो प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में अब देखते हैं हम लोग CMS के बारे में। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। यह कैसा आयोजन है? तो त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे वान कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। यह 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। यह कब लागू की गई थी? तो 1 नवंबर 1983 को लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। इसके कितने परिशिष्ट हैं? तो इसके 2 परिशिष्ट हैं। पहला परिशिष्ट है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां। दूसरा परिशिष्ट है प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की। COP 14 के परिणाम: पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPEC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई। मध्य एशिया फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। यह कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भारत में। CMS से COP 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। CMS से COP 15 2026 में किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ब्राज़ील के द्वारा आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है अगला न्यूज है इंडिया AI मिशन। अगला न्यूज का नाम है इंडिया AI मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना,
एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी उपयोग करना। विजन देखते हैं लोग, इसका विजन क्या है? भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय, इसका मंत्रालय कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई। मिशन के घटक के 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल मॉडल एलएमएम के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक, मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक एआई स्टार्टअप्स और भविष्य की एआई परियोजनाओं को भी निधि देना है इसके तहत। उसके बाद अगला न्यूज है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 यह चौथा संस्करण है। यह कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास, इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है। इसे किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। और किसके मदद से? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इसका पहला संस्करण कब आया था? तो 2018 में। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक के शामिल है। लक्ष्य 17 शामिल नहीं है। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है और 2020-21 में कितना था? तो 66 था। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो चंडीगढ़ है। और राज्यों में देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड और केरल है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। यानी कि नीचे से पहला स्थान किसका है? तो बिहार का, और नीचे से दूसरा स्थान किसका है? तो झारखंड का। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे निचला स्थान पर लद्दाख है। 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश। 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी यानी कि स्कोर 65 से 99 में है। कुल कितने राज्य अग्रणी श्रेणी में है? तो 32 राज्य। प्रदर्शन श्रेणी यानी कि 50 से 64 अंकों में 4 राज्य बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय शामिल है। आकांक्षी 0 से 49 अंकों और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य यानी कि संघराज्य क्षेत्र नहीं है। एसडीजी 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है और इसका स्कोर कितना है? तो 92 है। और बिहार का स्कोर 39 है। अंतिम स्थान पर एसडीजी 1 में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है और निचला स्थान किसका है? तो बिहार का है। एसडीजी 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल है 84 अंकों के साथ और बिहार का स्कोर 24 है अंतिम स्थान पर। उसके बाद अगला न्यूज है इजराइल हमास युद्ध, ये भी चर्चा में रहा था। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स के तहत जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन के द्वारा गाजा में की गई थी।
इससे जुड़े कुछ स्थान हैं जैसे राफा क्रॉसिंग है, तो गाजा का दक्षिणी भाग है, राफा क्रॉसिंग है, गाजा का दक्षिणी भाग है, भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। अल-अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। उसके बाद है राम मंदिर। अगला न्यूज है राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। राम मंदिर की शैली में बनाई गई है, तो नागर शैली में बनाई गई है। वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा। इसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लॉर्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? TCL। और इसमें 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, साभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर 3 मंजिला है। मंदिर कितने मंजिला है? तो 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। कितनी फीट ऊंची है? तो 20 फीट। इसमें कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 380 फुट और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या को समर्पित है। नोट देखते हैं लोग। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण येगुराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण येगुराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। उसके बाद अगला न्यूज है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। इन्हें हाल ही में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनके बारे में देखते हैं लोग। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौजिया गांव, अब कर्पूरी ग्राम, अब उसका नाम क्या रखा गया है? तो कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से लेकर 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, दूसरी बार 24 जून 1977 से लेकर 21 अप्रैल 1979 तक और यह जनता पार्टी से बने थे मुख्यमंत्री। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में अब देखते हैं लोग। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित किया गया है, यानी कि एक साल में 3 ही भारत रत्न दिए जा सकते हैं। लेकिन इस वर्ष
5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें ये शामिल है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है, इसमें कोई भी आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, यानी कि 1954 में सबसे पहले जब दिया गया था तो किन्हें मिला था, तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम बार बार पूछता है कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, तो 49वें व्यक्ति हैं। उसके बाद है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलौर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपुल बेट्रेड पुस्तक लिखी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है, यानी कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक के रथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान वे 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। राजनीतिक कैरियर, इनका राजनीतिक कैरियर देखते हैं लोग। 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना और प्रशासन मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए। 1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के 1 बार नई दिल्ली और 6 बार गांधीनगर, यानी कि 7 बार में से 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से, और 4 बार राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। 7 बार लोकसभा के सदस्य और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। 2002 से 2004 तक भारत के वे सातवें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद से उम्मीदवार भी रहे। उसके बाद है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाल ही में 51वें कौन सा क्रम का भारत रत्न दिया जा रहा है, तो 51वें क्रम भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियाँ, किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के
रूप में मनाया जाता है। किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी। भारत की आर्थिक नीति, यह किताब की नाम है। गांधीवादी खाका, ये भी किताब का नाम है। और भारत का आर्थिक के दुष्स्वप्ने, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उनके समाधान आदि। उसके बाद है भारत रत्न पामुलापाटी वेंकटे नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में। हाल ही में 52वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 21 जून 1991 को भारत के नौवें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियाँ, इनकी प्रसिद्ध कृतियों को देखते हैं लोग। उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पद्दागलु का हिंदी अनुवाद शहर से फान प्रकाशित किया। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो द इनसाइडर है और यह 1998 में प्रकाशित की गई थी। एलपीजी सुधार पेश किए। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना इनके काल में हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ था। उसके बाद है भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन। 7 अगस्त 1925 को जन्म और 28 दिसंबर 2023 को निधन इनका हुआ था। हाल ही में 53वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। अब इनके बारे में संबंधित तथ्यों को देखते हैं लोग। 1961 से लेकर 1972 तक के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। 1972 से लेकर 1979 तक के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव भी रहे। 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2007 से 2013 तक के राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे उनको देखते हैं लोग। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1987 में प्रसिद्ध विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता बने थे। 1994 में UNEP साकावा पर्यावरण पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल से भी सम्मानित किए गए। उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे उसको देखते हैं लोग। 1961 में SS भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उसके बाद 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 1989 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए गए। 1999 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद है 16वां वित्त आयोग। अगला न्यूज है 16वां वित्त आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280A के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। सचिव कौन थे 16वां वित्त आयोग के? तो ऋत्विक के रंजनम पांडे। सदस्य अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा। कार्य क्षेत्र इसका देखते हैं लोग।
वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। यानी कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के लिए नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। उसके बाद है नोट, आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें भी करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह थे और इसकी इसकी अवधि क्या थी, तो 2020 से 21 से लेकर 2025 से 2026 तक थी। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि, यानी कि 16वां वित्त आयोग की अवधि कितनी है, 5 साल है। 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का भी 1 पद भी सृजित किया गया है। उसके बाद अगला न्यूज है विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग का हाल ही में उठाया। विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए क्या क्या मानदंड है उसको देखते हैं लोग, जिसमें पहला मानदंड है पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा भी होना चाहिए उस राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक भी स्थान होना चाहिए, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्त और गैर व्यवहार्य प्रकृति। उपयुक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। यह जितने सारे मानदंड है किस फार्मूला पर आधारित है, तो गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य के लाभ क्या क्या होते हैं उस लाभ को देखते हैं लोग। केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च ना किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास से जाता है। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान SCS से राज्य अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि वर्तमान में कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। नोट, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया। उसके बाद अगला न्यूज है COP28 UNFCCC के पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल हैं। पहला स्तंभ देखते हैं लोग। पहला स्तंभ में क्या क्या शामिल है, तो पहला, एक उचित, व्यवस्थित और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस कार्बोनाइजेशन चार्टर के
52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सकेलेटर लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ, जलवायु वित्त को ठीक करना। दूसरा स्तंभ में क्या लक्ष्य रखा गया है, तो जलवायु वित्त को ठीक करना है। हानि एवं क्षति, लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन। ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत दूसरा स्तंभ में शामिल नहीं हुआ। तीसरा स्तंभ, लोगों जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना है। लोगों के जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना है। सतत कृषि, लचीला खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप CHAMP लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ, हर चीज़ को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना है। युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति भी की गई। उसके बाद इसका नोट देखते हैं लोग। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में UAE ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, USA ने $17.5 मिलियन एवं जापानी $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। PM नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के PM उल्फ क्रिस्टरसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। उसके बाद अगला न्यूज है PM जनमन योजना। अगला न्यूज का नाम है PM जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसकी अवधि कितनी है, तो उसको देखते हैं लोग। तो अवधि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक कुल परिव्यय 24,100 करोड़ रुपये किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। योजना इस प्रकार केंद्रित है। पक्के मकानों का प्रावधान किया जाएगा, पाइप से जल आपूर्ति की जाएगी, संपर्क सड़कें बनाई जाएंगी, मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट और ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान भी किया गया है। अगला न्यूज है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। विधेयक के उद्देश्य क्या थे, यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। किस आधार पर आरक्षित की जाएगी, तो चक्रानुक्रम पर। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अब कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं, उसको देखते हैं लोग। अनुच्छेद 330A और 332A जोड़ा गया। इससे संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद
330 का ए और 332 का ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 170 का 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा परिसीमन के लिए। लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। उसके बाद अगला न्यूज है G20 दिल्ली घोषणा। G20 दिल्ली घोषणा पत्र में प्रावधान। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप तैयार किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण किया जाएगा। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी स्थापना की जाएगी। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित किया जाएगा। G20 में पहली बार UNGA 75/1 UNSC सुधार पर समझौता किया गया। अफ्रीकी संघ सम्मिलित हुए थे इसमें। वैश्विक के जैव ईंधन गठबंधन भी किया गया। ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। कब हुई थी? 1999 में। कंपनी की श्रेणियां, अगला न्यूज है कंपनी की श्रेणियां। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्ने, नवरत्ने और मिनी रत्ने। अक्टूबर 2024 में 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी। 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक के भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं नवरत्न मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। और 20वां कौन कंपनी है? तो IREDA। महारत्न के मानदंड, महारत्न कंपनियों के कौन कौन से मानदंड है? तो नवरत्न का उन्हें दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होनी चाहिए, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न कंपनियों के मानदंड क्या हैं उसको देखते हैं लोग। मिनी रत्न 1 सूची ए का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में या 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। उसके बाद अगला न्यूज है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। MSP से जुड़े कुछ शर्तें। A2 किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। उसके बाद है A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 इसमें A2+FL के साथ साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें 2004 में इनकी सिफारिशें थी और 2004 में की गई थी। सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक MSP बढ़ाना चाहिए, यानी MSP लागत इक्वल टू C2 प्लस 50% होना चाहिए। लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना A2+FL के रूप में करती है। उसके बाद अगला न्यूज है भारत का नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट इसके कौन थे? तो बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। नए संसद भवन की विशेषता, इसका आकार त्रिकोणीय है। इसका आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है।
नई संसद भवन में 6 द्वार हैं। गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दूला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। किससे बना है? कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 95 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गए हैं। कितने सीट हो गए हैं? कुल 1272। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। किस साम्राज्य से? चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है। कितने फीट लंबा है? तो 5 फीट और इसके शीर्ष पर नंदी बैल हैं जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला न्यूज है 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISAR इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS4OM द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया। भारतीय परिदृश्य: भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल हैं। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या LEO लो अर्थ ऑर्बिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 हैं। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल। दो हजार तेईस तक भारतीय प्रक्षेपणों से कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV C3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय POEM-2 सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। उसके बाद अगला न्यूज है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई है। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, प्रवृत्तियों और अनुमानों का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एशियाई देशों ने 70% जलीय जानवरों का उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों का स्थान रहा। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश में प्रथम स्थान किसका रहा था? तो चीन का 36%, उसके बाद भारत 8%, उसके बाद इंडोनेशिया। भारत में स्थिति: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक के देश है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन GVA में लगभग 1.09% और कृषि GVA में 6.724% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण। इस बार कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है? तो 8वां संस्करण। जारीकर्ता
इसे कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय क्या था? अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय क्या था? कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सबसे स्वच्छ शहर में देखते हैं लोग, तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इंदौर को मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा स्थान है सूरत गुजरात में है। तीसरा स्थान है नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? तो प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। उसके बाद सबसे कम स्वच्छ शहर में सबसे प्रथम स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल का है। दूसरे स्थान पे आसनसोल पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे हावड़ा पश्चिम बंगाल। सबसे कम स्वच्छ राज्य में प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा स्थान मिजोरम का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटन और लोनावाला को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नौरोजाबाद जो मध्य प्रदेश को दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया और दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा था। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4,477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियाँ एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान क्या था? तो नया संकल्प नया प्रकल्प। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विदेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं देखते हैं लोग। तो 16 से 21 नवंबर यह ब्राज़ील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर गए थे। 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस गए थे। 10 से 11 अक्टूबर लाओस की यात्रा किए थे। 21 से 24 सितंबर अमेरिका की यात्रा किए थे। 3 से 5 सितंबर 2024 ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा किए थे। 21 से 23 अगस्त पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे गए थे। 8 से 10 जुलाई रूस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे गए थे। 13 से 14 जून इटली, 22 से 23 मार्च भूटान, 13 से 15 फरवरी संयुक्त अरब अमीरात और कतर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं 23 से 19 अक्टूबर अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी की यात्रा पे गई थी। 5 से 10 अगस्त 2024 को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे की यात्रा पे गई थी। 11 से 23 मार्च मॉरिशस गणराज्य की यात्रा पे गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदेशी यात्राएं तिथि 22 मई 2024 को ईरान के यात्रा पे गए थे। उसके बाद अगला टॉपिक है वर्ष 2023-24 में जीआई किन किन राज्यों को कौन कौन से उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं उनको देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश को शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद है गुजरात, यानी कि जून 2024 में प्राप्त हुआ है शामली जिले के गुड़ को। उसके बाद गुजरात अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट कच्छ, यह कच्छ की प्रिंट है, इन दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, फिर से उत्तर प्रदेश आया, काठिया गेहूँ बुंदेलखंड की है। तिरंगा बर्फी वाराणसी की फेमस है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के कौन से उत्पाद हैं? तो नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। असम के माजुली मास्क या मुखौटे माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा
महताबारी पेड़ा, रिगनाई पचरा टेक्सटाइल, रीसा आदिवासी पोशाक। जो रीसा है वह क्या है तो आदिवासी पोशाक है, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उड़ीसा चांदी तारकसी सिल्वर फिलीग्री, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सांची क्राफ्ट मथुरा, सांची क्राफ्ट मथुरा। लौंग लता लाल पेड़ा, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है और यह मार्च और फरवरी में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गुजरात कच्ची खरेक खजूर, ये इंपॉर्टेंट है, कच्ची खरेक खजूर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल के कौन से उत्पाद है तो टांगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, कलानुनिया चावल, सुंदरबन शहद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामवन अनारदाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद है फिर उड़ीसा को देखते हैं लोग कौन से उत्पाद है। खजूरी गुड़, टेकन लाल मगजी, लांजिया सावरा पेंटिंग, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांति मुंडी बैगन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश मारुआ अप्पो, आदि अपोंग। अरुणाचल प्रदेश में सिंगफो फलाप, आपतानी वस्त्रे, आदि वस्त्रे, ताई खामती वस्त्रे, मोनपा हस्तनिर्मित कागज, वांचो लकड़ी शिल्पे, वांचो वुडक्राफ्ट, अगन्नयात मिलेट दाओ, आदि के कीर, मोनपा वस्त्रे, गैलो वस्त्रे, नीसी वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये सब अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। उसके बाद है मेघालय लॉकडोंग हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, लॉकडोंग हल्दी। गारो डाकमंडा, लरनाई मिट्टी के बर्तन, गारो चुबची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है लद्दाख में। सी बॉक्थॉन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है लद्दाख का। जम्मू कश्मीर केसर, किश्तवाड़ क्षेत्र के। पश्मीना शिल्प उधमपुर की कलारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के उत्पाद हैं। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य के उत्पाद बेरीनाग चाय, झंगोरा लाल चावल, काला भट्टे, चौलाई यह रामदाना है, लाखोरी मिर्च, मड़ुआ, गहत दाल, रामनगर की लीची, माल्टा बुरांस का रस को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र को जीआई टैग प्राप्त हुआ अक्टूबर 2023 में। काला जीरा चावल उड़ीसा का है। रायगढ़ सॉल ये भी उड़ीसा का है, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु सलेम सागो साबुनदाना का एक प्रकार है। गोवा के उत्पादों को देखते हैं लोग, गोवा के काजू, गोवा बेम्बिका, गोवा मानकुराद आम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेम्बिका और मानकुराद आम, इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। राजस्थान जोधपुर बंधेज शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प, बीकानेर कासीदाकारी शिल्प, उदयपुर कोफ्ते गारी मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कर्नाटक कारी इसाद आम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कारी इसाद आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जलेसर धातु शिल्प को अगस्त 2023 में। अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकसी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, कालपी हैंडमेड पेपर, बागपत होम में फर्निशिंग, बारांबाकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प को जून 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उसके बाद है बनारसी पान, रामनगर भंटा यानी कि बैगन, बनारसी लंगड़ा आम, नगीना लकड़ी शिल्प, मुजफ्फरपुर नगर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, हाथरस हींग, आदमचीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा ब्रासवेयर को अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये उत्पाद कहाँ के हैं तो उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद है तमिलनाडु के उत्पादों को देखते हैं लोग। जडेरी तिरुमन नमकट्टी या चेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी मैटिकेला, मनप्पराई मुरक्कू, मनमदुरई मिट्टी के बर्तन, सलेम साबुनदाना, नेगामम सूती साड़ी, कबम पनीर थराचाई अंगूर है, ऊटी वर्की कुरकुरा नाश्ता है। उसके बाद है मातरम शहद, सोलावंदन वेत्रिलई, ठुट्टुकोड़ी वेत्रिलई, मैलाड़ी पत्थर की नक्काशी, मलिया दुथुराई के थिक्कल रतन शिल्प, इन्हें अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुए और ये सारे उत्पाद तमिलनाडु के हैं। उसके बाद लद्दाख लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग अप्रैल 2023 में प्राप्त हुआ है। बिहार में मरचा चावल पश्चिमी चंपारण में देखा जाता है, इन्हें मरचा चावल को और अप्रैल 2023 में इन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ।